हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे अपेंडिक्स 2 मैथमेटिकल मॉडलिंग का दूसरा और अंतिम क्लास, जो कि एक्चुअली आपकी इस पाठ्यपुस्तक का, इस पाठ्यक्रम के सत्र का अंतिम क्लास भी है। जहां तक ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी का सवाल है, जिसे हम कवर कर रहे हैं। एक्स्ट्रा क्लासेस तो बाद में आएंगे। तो आपकी पाठ्यपुस्तक आज समापन की ओर है। ये अंतिम अध्याय का अंतिम चैप्टर है और एक सुखद संयोग है और मेरे लिए हर्ष का विषय है कि मैं इस पाठ्यक्रम का समापन आज वसंत पंचमी के दिन कर रहा हूं, जिस दिन हम लोग विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। तो पहले तो आप सभी को वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं और शुरू करते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग का अंतिम क्लास, दूसरा क्लास। पहले क्लास में हमने मैथमेटिकल मॉडलिंग के बेसिक्स पढ़े थे कि एक्चुअली होता क्या है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को हम मैथमेटिकल क्वेश्चंस के रूप में सिंप्लीफाई करते हैं और उन्हें हल करके एक अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं, एक हल ढूंढते हैं जो रियल लाइफ क्वेश्चंस या प्रॉब्लम्स का एक फेयर अप्रोक्सीमेशन होता है, एक काम चलाऊ नतीजा होता है। आगे देखते हैं, एक और एग्जाम्पल है। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। इसमें किस प्रकार मैथमेटिकल मॉडलिंग का इस्तेमाल होता है, चले देखें। तो अर्थशास्त्र वाले बच्चे कृपया ध्यान दें, काइंड अटेंशन इकोनॉमिक्स स्टूडेंट्स। क्वेश्चन है कि आपको कई वर्षों में जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए एक डेटा की एनालिसिस करनी है। द डेटा फॉर परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु आर एनरोल्ड इन प्राइमरी स्कूल्स इज गिवन इन टेबल। प्राथमिक कक्षाओं में, प्राथमिक स्कूल विद्यालयों में परसेंटेज ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स जो एनरोल्ड हैं, जिनकी एडमिशन हो रखी है, उस डेटा की एनालिसिस की जा रही है और साल दर साल इसमें बढ़ोतरी की अपेक्षा की जाएगी, क्योंकि हम चाहेंगे कि जेंडर इक्वालिटी के चलते स्कूलों में लड़कियां भी उतना ही अधिक संख्या में भागीदारी रखें जितने कि लड़के। इसको मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स का एक की पैरामीटर बनाया गया है। आगे जाके आप पढ़ेंगे एडवांस इकोनॉमिक्स में। तो देखते हैं यहाँ पे मैथमेटिकल मॉडलिंग का क्या रोल है। एक खूबसूरत सिंथेसिस है स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिकल मॉडलिंग की, शायद इसीलिए ये दोनों चैप्टर आगे पीछे रखे गए हैं। इस टेबल में आपको वर्षवार, देखिए सरकारी डेटा है एकदम ऑथेंटिक, हर साल में एनरोलमेंट परसेंटेज दिया है, लड़कियों का प्रतिशत, अर्थात कुल छात्रों में कितनी छात्राएं थीं, ये प्रतिशत है कि वर्ष 91-92 में अगर 100 छात्र थे तो उसमें 41.9 लगभग 42 लड़कियां थीं। इसी प्रकार साल दर साल ये फिगर दिए हैं और ये थोड़े थोड़े देखें आप बढ़ते जा रहे हैं। कुछ कंटिन्यूअस, कुछ सतत रूप से बढ़ोतरी है, बहुत ड्रास्टिक चेंज कहीं नहीं आया है। ये डेटा निकाला गया है एजुकेशनल स्टैटिस्टिक्स वेब पेज ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन GOI अर्थात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब हम इसके आधार पर प्रेडिक्शन करना चाहेंगे कि आगे जाकर ये प्रतिशत कहां तक और कब तक पहुंचता है। इसी का अध्ययन करने के लिए हम मैथमेटिकल मॉडलिंग नामक कंसेप्ट का एप्लीकेशन करेंगे। काइंड अटेंशन स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, using this data mathematically describes the rate at which proportion of girl enrolled in primary schools grew. Also estimate the year by which the enrollment of girls will reach 50%. आदर्श स्थिति में जितने लड़के हैं उतनी ही लड़कियां होनी चाहिए, 1:1 कहते हैं। अर्थात गर्ल चाइल्ड का एनरोलमेंट 50% किस वर्ष तक पहुंच पाएगा, इसका हमें भविष्यवाणी करनी है। यहां कोई गैस वर्क नहीं है, एक फेयर प्रेडिक्टिव एनालिसिस है मैथमेटिकल मॉडलिंग और इक्वेशंस के आधार पर। तो पहले तो हम इसे एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम के रूप में कन्वर्ट करेंगे। लेट अस अज्यूम दैट परसेंटेज ऑफ गर्ल्स हु जॉइन प्राइमरी स्कूल्स विल कंटिन्यू टू ग्रो एट सेम एज द रेट इन टेबल A2.1। हमने मान लिया कि इस टेबल में जो डेटा है वो सतत रूप से बढ़ता रहेगा और इसी रेट से आगे भी बढ़ोतरी या वेरिएशन होगा। कोई ऐसी इवेंट नहीं होगी भविष्य में जिससे ये ट्रेंड डिसरप्ट हो जाए। तो पहली अजम्पशन है अजम्पशन ऑफ स्टीडीनेस, सतत रूप से आंकड़ों का बढ़ना या घटना। अब यहां पर स्पेसिफिक वर्ष इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जबकि उनका क्रमागत जो क्रम संख्या है, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्ष दर वर्ष किस प्रकार वृद्धि हो रही है या घटोतरी हो रही है। अब इस टेबल को हम रिकास्ट करेंगे। यहां पे हमने वर्षों को उनके क्रमांक से रिप्लेस कर दिया है टेबल A2.2 में। तो 0 ईयर का मतलब हुआ पहला वर्ष,
91, 92 को 0 ईयर किया, इस प्रकार 1, 2, 3, 4 क्रमागत रूप से इनके क्रमांक लिखे जाएंगे और उसको हम ऑब्जर्व करेंगे। हमने 0 वर्ष रखा है 91, तो 91 में था, 0 में 41.9 था, फर्स्ट में 42.6 था। 0 को बेस ईयर कहा जाता है, अर्थात हमारी ये प्रेडिक्टिव एनालिसिस शुरू हो रही है 91 से। दूसरा कॉलम यथावत है, एनरोलमेंट परसेंटेज जो है वो वैसा ही है। सो नाउ वी आर ऑब्जर्विंग ईयर वाइज एनुअल चेंज इन परसेंटेज ऑफ गर्ल चाइल्ड एनरोल्ड इन स्कूल्स, दैट इज एनरोलमेंट, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो शायद कहते हैं इसको इकोनॉमिक्स में। प्लीज चेक दिस थिंग। अब इंक्रीज इन एनरोलमेंट देखा जाए, सो देर इज अ थर्ड कॉलम इन विच वी आर सब्ट्रैक्टिंग एनरोलमेंट परसेंटेज ऑफ एन ईयर फ्रॉम इट्स सक्सेसिव ईयर और प्रीसीडिंग ईयर। हर वर्ष से उसके पिछले साल को घटाया गया तो वृद्धि मिल गई आपको, इंक्रीमेंट नापने के लिए आप डिफरेंस लेंगे। सो इन थर्ड कॉलम यू हैव सब्ट्रैक्टेड द परसेंटेज एनरोलमेंट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। आपने डिफरेंस लिखा है, 0 ईयर में तो 0 ही चेंज होगा क्योंकि बेस 0 है। फर्स्ट ईयर में आपने फर्स्ट ईयर का और सेकेंड ईयर को माइनस कर दिया तो 0.7 आ गया। सेकेंड ईयर की वृद्धि निकालने के लिए आपने सेकेंड ईयर से 1 को माइनस किया तो 0.1 आ गया। इस प्रकार इंक्रीज को आपने मैप किया थर्ड कॉलम में। द थर्ड कॉलम शोज इंक्रीज विच इज मोर इंटरेस्टिंग फॉर अस टू ऑब्जर्व द ट्रेंड। अब देखिए ज्यादा फ्रॉम दिस टेबल वी कैन नॉट फाइंड ए डेफिनेट रिलेशनशिप। हमने नंबर्स देख लिए हैं लेकिन अभी हमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं मिला है जिसके आधार पर हम भविष्यवाणी कर सके या एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सके कि आगे क्या होगा। देखते हैं, द इंक्रीज इज फेयरली स्टेडी। आप इंक्रीज कॉलम देखें तो रीडिंग्स हैं 0.7, 0.1, 0.2, 0.3, 0.1, 0.3, 0, 0.1, 0.1, 0.4। तो मोरलेस मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू 0.7 है, तो फेयरली स्टेडी है। इस आधार पे हम इसका पहले एवरेज निकालते हैं, मीन ऑफ वैल्यूज, कितना एवरेज एनुअल चेंज आ रहा है, एवरेज एनुअल इंक्रीमेंट। लेट अस अज्यूम दैट एनरोलमेंट स्टेडीली इंक्रीज एट द रेट ऑफ 0.22%। हमने यहाँ एज्यूम किया है कि चलो मान लिया हर वर्ष 0.22% से ही वृद्धि होगी। एक्चुअली ऐसा है नहीं, देखिए कहीं कहीं 0 का चेंज है, कहीं 0.1 का चेंज है, लेकिन इसका अगर औसत निकाला जाएगा तो औसत प्रतिवर्ष जो वृद्धि है वो 0.22 आ जाएगी। तो मान लिया स्टेडी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। स्टेडी इज अ की अजम्पशन विच अज्यूम्स लीनियरिटी। नाउ वी आर सर्चिंग ए लीनियर इक्वेशन। कार्टेशियन ज्योमेट्री वाले कंसेप्ट भी यहाँ लगेंगे। गणित में यही खूबसूरती है, हर अध्याय में आगे पीछे के कंसेप्ट लगते चलते हैं, चीज़ें अलग थलग ना पढ़ी जाए तो बेहतर रहेगा समग्र लर्निंग के लिए। ठीक है, मान लिया हर साल 0.22 की रेट से बढ़ रहा है, तो पहले साल में कितना आएगा 41.9 प्लस 0.22। हम अभी एक थर्ड कॉलम बनाएंगे। 0 ईयर में 41.9 था तो पहले साल में आ जाएगा इसमें 0.22, हर रीडिंग में 0.22 जोड़ते जाओ, पहले साल को बेस मानते हुए फर्दर 0.22 जोड़ के हर वर्ष की रीडिंग अलग निकाली जाएगी जो इस दिए हुए आंकड़े से भिन्न होगी। देखते हैं कैसे। हमने मान लिया कि हर साल मान लो 0.22 की रेट से वृद्धि हो रही है, तो एनरोलमेंट इन द फर्स्ट ईयर होगा 41.9 प्लस 0.22। इन सेकेंड ईयर होगा 0.22 को 2 बार जोड़ दिया, फिर 0.22 को 3 बार जोड़ दिया। इस प्रकार हमको एनरोलमेंट परसेंटेज इन nth ईयर आ जाएगा 41.9 प्लस 0.22n। अब इसके अनुसार एक टेबल बनाई जाएगी। अब हमें देखना है कि इस प्रकार बढ़ते बढ़ते एनरोलमेंट 50 कब हो जाएगा। अगर हर साल 0.22 से बढ़ रहा है और 41.9 से हम बढ़ा रहे हैं इसको, तो कभी ना कभी तो 50 का आंकड़ा भी टच होगा या क्रॉस होगा। एग्जैक्टली हो सकता ना मीट हो, लेकिन उसको क्रॉस तो करेगा। देखते हैं। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n इन द इक्वेशन और द फॉर्मूला। कितनी बार 0.22 जोड़ा जाए, यहीं पे n निकल के आएगा, इसी से वर्ष आएगा, नंबर ऑफ ईयर कितना होगा कि ये 50 मीट हो जाए, यहाँ से n आ जाएगा। सिंपल सी लीनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल है। यहाँ से n आ जाएगा 36.8, इंटीजर वैल्यू लेंगे 37, ईयर को फुल लिया जाएगा क्योंकि ईयर की स्टैटिस्टिक्स एक साल वर्षवार ही कंपाइल की जाती है। 36.8 का मतलब हो गया 36 ईयर और 0.8 ईयर मतलब 3 क्वार्टर, हाँ 0.8, ठीक है। तो हम उस महीने में नहीं पढ़ेंगे, पूरे ईयर को ही राउंड ऑफ करके 37 इसको ले लिया जाएगा, ठीक है।
सो परसेंटेज विल रीच 50% इन दिस ईयर 2028। एन आ गया 37 और उसको इनिशियल ईयर में जोड़ा। इनिशियल ईयर प्रारंभिक ईयर 91 था, उसमें 37 जोड़ के 2028। तो हमारी ये गणितीय प्रेडिक्शन कहती है कि वर्ष 2028 तक इनरोलमेंट परसेंटेज 50 पहुंच जाएगा, जो कि हमारा लक्ष्य है। अब हमें देखना है कि रियल लाइफ प्रॉब्लम में कहाँ थोड़ी, अब ये देखिए यहाँ पे कुछ डिफरेंस है। हमने मान लिया कि हर साल 0.22 की दर से बढ़ेगी, परंतु ऐसा है नहीं। इस वजह से कुछ एरर आती है। अब उस एरर को फर्दर हम फाइन ट्यून करके मिनिमाइज करेंगे। देखते हैं कैसे। जिस तरह रेडियो में आप स्टेशन बैठाने के लिए आगे पीछे नॉब घुमाते हैं, जिन्होंने पुराने रेडियो सेट्स यूज़ किए हों कभी, उसी प्रकार हम फाइन ट्यूनिंग कर रहे हैं। हमने अभी पहला फर्स्ट कट मिल गया है, इसको सुधारा जाए। इसको हम वैलिडेशन कहते हैं। देखते हैं हमने जो स्टैटिस्टिक्स निकाली है, जो तीसरे कॉलम में दी है 41.9, 42.2, वो दिए हुए इनरोलमेंट परसेंटेज से कितना अंतर आता है, तो कितना विचलन रहता है हमारे आंकड़े से और सवाल में दिए गए टेबल से। ये डिफरेंस है जो A2.4 के चौथे कॉलम में दिया है। अब हमारी निकाली गई रीडिंग थर्ड कॉलम में है और सवाल में दिया था सेकंड कॉलम, तो इनकी डिफरेंस निकाल के देखते हैं ईयर वाइज हमारे कैलकुलेशन में कितनी एरर या डिफरेंस आया। इसको मैं एरर भी कह सकता हूं, डिफरेंस भी या डेविएशन भी कहा जा सकता है। तो ये चौथे कॉलम में डिफरेंस परसेंटेज लिखा हुआ है, इसे देखें। अगर आप एक ही क्रम में माइनस करेंगे तो कुछ आंकड़े प्लस होंगे, कुछ आंकड़े नेगेटिव होंगे, क्योंकि हो सकता है कभी हमारी रीडिंग दी गई टेबल से ज़्यादा आ जाए और कभी हमारा प्रेडिक्शन दी गई टेबल से वैल्यू कम आ जाए, इसीलिए कुछ संख्याएं यहाँ माइनस में हैं। ठीक है। अब अगर हमको लगता है कि हमें इतनी एरर स्वीकार्य है, ठीक है, फेयरली ओके, काम चल गया, तब तो हम यहीं रुक जाएंगे। लेकिन इफ वी डिसाइड दैट दिस एरर इज क्वाइट लार्ज, देन वी हैव टू री इम्प्रूव दिस मॉडल। अब हम रीफॉर्मुलेशन करेंगे। वी स्टिल अज्यूम दैट द वैल्यूज इंक्रीज स्टेडिली बाई 0.22, बट वी विल नाउ इंट्रोड्यूस अ करेक्शन फैक्टर टू रिड्यूस दिस एरर। एरर को रिड्यूस करते जाना है। कहते हैं ना, खुद को ही रोज इंप्रूव करो तो परफेक्ट बन जाओगे। उसी प्रकार गणित में भी होता है, मैथमेटिकल मॉडलिंग भी यही सिखाती है कि अपनी गलतियों को मिनिमाइज करते जाओ तो एक दिन गलतियां जीरो हो जाएंगी, इफ नॉट जीरो मिनिमम पॉसिबल हो जाएंगी। ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं। फॉर दिस वी फाइंड मीन ऑफ ऑल द एरर्स। एरर है चौथे कॉलम में दी गई संख्याएं, जिनको यहाँ पे डिफरेंस कहा गया है। इनका यदि औसत निकालेंगे तो कुछ प्लस और कुछ माइनस नंबर्स हैं, वो ऐड अप होके कैंसिल आउट होंगे और आपकी एरर, मीन एरर आएगी 0.18, 0.18 मीन ऑफ एरर्स। अब हम इसको रीफॉर्मुलेट करेंगे। कैसे, देखते हैं। अब इसी एरर वाले नंबर को हमने अपनी इनिशियल इक्वेशन में जोड़ दिया। लेट अस नाउ ऐड द मीन ऑफ एरर्स टू द आवर फार्मूला, जो हमने फार्मूला निकाला था, जो 41.9 प्लस 0.22n था, उसमें हमने 0.18 जोड़ दिया। ये देखिए इक्वेशन नंबर 3 तो हो गई ये वैल्यू 42.08 प्लस 0.22n। अब ध्यान दीजिए, एनरोलमेंट परसेंटेज और ईयर के बीच में वही रिलेशन है जो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में y और x के बीच में होता था। रिकॉल करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन सरल रेखा को दर्शाती थी। सो हियर वी आर ट्राइंग टू फाइंड a straight line relation, a linear relation between enrollment percentage and years. So we have modified the equation as y is equal to 42.08 plus 0.22x, where y is number of year and x is number of year and y is the percentage of enrollment. So now again we have to find on which year, after how many years this y will attain value 50. So again we will put y is equal to 50 and n we will find out. Here it comes 36. आफ्टर दिस करेक्शन फिगर, जो हमने पहले 37 निकाला था, तो हमें पता लगा दरअसल वो 37 नहीं, थोड़ा और सही से अगर हम इसको एनालाइज करें तो 36 ईयर में हमें ये अपना लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। इंटरप्रिटेशन कहता है, सो द एनरोलमेंट ऑफ गर्ल्स इन प्राइमरी स्कूल्स विल रीच 50% इन 2027, दैट इज अभी से 2 वर्ष बाद, 2025 चल रहा है।
अब देखिए, आपने अक्सर सुना होगा कभी कभी किसी राज्य या किसी जिले को या किसी शहर को अवार्ड दिया जाता है और वहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनको अवार्ड मिलता है कि आपने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया। तो ये अवार्ड किस आधार पे दिया जाता है? देखिए, हमारा मैथमेटिकल मॉडल कह रहा है कि ये लक्ष्य 2027 में प्राप्त होना चाहिए, लेकिन यदि किसी राज्य में या किसी शहर में ये लक्ष्य 2025 में ही प्राप्त हो जाए तो अ स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वेयर टारगेट ऑफ 50% इज अटेन्ड इन 2020 शुड बी अवॉर्डेड। दिस हैज एप्लीकेशन इन गवर्नेंस। तो अवार्ड यूं ही नहीं दिए जाते, उनके पीछे एक साउंड स्टैटिस्टिकल और मैथमेटिकल कंप्यूटेशन होता है, और मैथमेटिकल मॉडलिंग का ये बहुत अच्छा एप्लीकेशन है विच यू मस्ट लर्न, क्योंकि ये चैप्टर अभी चलता रहेगा, कक्षा 10 में भी आएगा, 11-12 तक चलेगा। स्टैटिस्टिक्स के साथ आप इसको पढ़ेंगे तो आप इसको बेहतर समझ पाएंगे। अब यहाँ पे हमने जो अपने इम्प्रूव्ड मॉडल पे काम किया तो आप नेचुरली पाएंगे कि एरर 0 हो जाएगी, क्योंकि हमने जो काम किया था उस एरर को जोड़ दिया था, तो एरर बचेगी ही नहीं। द मीन ऑफ एरर्स इज 0 इन दिस केस। The process that we have followed is in a situation is called mathematical modeling. We tried to model a best fit line, a linear model. बेस्ट फिट लाइन और लीनियर मॉडल का अर्थ यह हुआ कि हमको स्टैटिस्टिक्स में एक आंकड़े दिए गए थे, तो हमने कोशिश की उसमें से कोई लीनियर ट्रेंड निकालने की, जो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं होता है जो दिया गया आंकड़ा, बट हम उसके सबसे समीपवर्ती जो एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है, क्योंकि लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना सबसे आसान होता है। एक्चुअली हो सकता है कि इक्वेशन लीनियर ना बनती हो, उस दशा में जो मॉडल आएगा वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आएगा और आपकी किताब के दायरे से बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पर पाठ्यक्रम का उद्देश्य आपको एग्जैक्ट वैल्यू निकाल के देना नहीं है, बल्कि मैथमेटिकल मॉडलिंग की प्रोसेस को समझाना है, और इस प्रकार की प्रेडिक्टिव एनालिसिस यूज की जाती है मेकिंग गवर्नमेंट स्कीम्स। अच्छा, देखें कि लीनियर मॉडल से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। We have tried to fit in a straight line which is best approximation. We have tried to find a straight line. जो ब्लू डॉट्स हैं वो नंबर हैं जो आपकी टेबल में आपको सवाल में दिए गए परसेंटेज के, एनरोलमेंट परसेंटेज की जो रीडिंग आपको दी गई वो ब्लू डॉट्स हैं, और रेड लाइन ये वो लाइन है जिसको हमने अपने मैथमेटिकल मॉडलिंग के वर्किंग में सॉल्व किया है। P इज इक्वल टू 40.2.08 प्लस 0.22n, ये रेड लाइन है। तो ध्यान दें, हमने कुछ इस तरह की अपनी एनालिसिस रखी है कि ये लाइन इन सभी पॉइंट्स को तो कंटेन भले ना करे, बट इस लाइन का इन सभी पॉइंट्स से एक अच्छा बेस्ट फिट सोल्यूशन आएगा। सो इसे हम कहते हैं, वी कॉल इट अ बेस्ट फिट लाइन। दिस इज अ ब्यूटीफुल सिंथेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग। सांख्यिकी और मॉडलिंग का एक बहुत ही अच्छा संयोजन है, इसे आप सीखें, और इसे कहते हैं बेस्ट फिट लाइन। इस टर्म को आप याद रखें, नोट कर लें। Such analysis is used for making government schemes or planning large scale events by predicting footfalls. आजकल कुंभ मेला चल रहा है प्रयागराज में, तो सरकार कैसे प्लान करती है कि किसी मेले में या किसी गैदरिंग में कितने लोग आएंगे, या अर्बन प्लानिंग कैसे की जाए, तो यहाँ पे मैथमेटिकल मॉडलिंग का सहारा लिया जाता है। पिछले वर्षों के आंकड़ों के आधार पर भविष्य की प्रेडिक्शन करके स्कीमें बनाई जाती हैं, सरकार पॉलिसी बनाती है। एक वो गाना था, सीख हम बीते युगों से नए युग का करें स्वागत, महाभारत का टाइटल सॉन्ग था। तो वो मैथमेटिकल मॉडलिंग और स्टैटिस्टिक्स की तरफ इशारा करता है कहीं ना कहीं। यहाँ हमने सीखा कि लीनियर मॉडल निकालने का किस प्रकार से वर्किंग होती है। एग्जैक्ट मॉडल बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, जो आप कभी आगे पढ़ेंगे, कक्षा 12 के बाद भी पढ़ सकते हैं। सिमिलर मॉडलिंग कैन बी डन ऑन परसेंटेज ऑफ कार ओनर्स, एप्लीकेशन ऑफ प्लानिंग हाईवेज, एक्सप्रेसवेज, फ्लाईओवर्स, मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। इसी प्रकार अगर आप परसेंटेज ऑफ कार ओनर्स की डेटा लेकर, जो कहीं ना कहीं मिल जाता होगा, उसकी एनालिसिस करके शहरों की प्लानिंग कि कितने हाईवे चाहिए हैं, कितने एक्सप्रेसवे चाहिए हैं, कितने फ्लाईओवर चाहिए होंगे, जो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, उसका फोरकास्ट गवर्नमेंट करती है। फिर उसके आधार पर कितना बजट चाहिए होगा उसकी प्रेडिक्शन की जाती है, फोरकास्ट की जाती है, और बजट जुटाने के लिए सरकार अपनी टैक्स की नीतियां निर्धारित करती है। तो ये पूरा ताना बाना कहीं ना कहीं मैथमेटिकल मॉडलिंग में अपनी जड़ें पवस्त रखता है, इसे आप समझें। अब यहाँ पे आप जान जाओगे कि किस प्रकार भविष्य में कितने स्कूल चाहिए होंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स का फुटफॉल बढ़ेगा, गर्ल चाइल्ड का फुटफॉल बढ़ेगा, एडमिशन बढ़ेगा, तो कितने स्कूल चाहिए हैं, शिक्षा नीति किस प्रकार बनाई जाए, स्कूल गर्ल फ्रेंडली हों,
और स्कूल की बिल्डिंग, बजट, ट्रेंड टीचर्स, इन सब की प्लानिंग इन कंसेप्ट को ध्यान में रख के की जाती है। तो ये चैप्टर रियल लाइफ के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, शायद इसीलिए ये इस चैप्टर में बहुत ब्यूटीफुली एंड में रखा गया है। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन, हाँ, 400 मीटर रेस में जो टाइमिंग ऑफ गोल्ड मेडलिस्ट है उनको प्लॉट किया गया है वर्षवार। हर बार का जो विनर होगा उसकी टाइमिंग कितनी रही 400 मीटर रेस में। 1964 में 52 सेकंड में उसने टॉप किया था और हर साल प्लॉट किया जा रहा है। तो देखें ये रीडिंग कम होती जा रही है, अर्थात धावक और तेज होते जा रहे हैं। ऑब्वियसली शायद ह्यूमन रेस इवॉल्व कर रही है या फिर ट्रेनिंग बेटर है, मेडिकल फैसिलिटीज बेटर हैं, ये सब देखते हुए यूज इट टू एस्टिमेट द नेक्स्ट टाइमिंग इन नेक्स्ट ओलंपिक्स। इस डेटा के आधार पर आने वाले ओलंपिक में टाइमिंग क्या रहेगी, इसकी एक सटीक या नियरली फेयरली अप्रोक्सीमेट भविष्यवाणी करने का ये क्वेश्चन है। अब देखिए बुकीज के बारे में सुना होगा, जो सट्टेबाजी करते हैं वो शर्त लगाते हैं कि कितना टाइम रहेगा, कितना क्या रहेगा, तो शायद उनको भी ये मैथमेटिकल मॉडलिंग का आइडिया होता है कहीं ना कहीं। ऑफकोर्स हवा में कयास नहीं लगाएंगे क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उसमें पैसा इन्वॉल्व होता है। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग का ये एक एप्लीकेशन है, अच्छा है बुरा जो भी है, बैटिंग में इसका इस्तेमाल होता होगा। आगे हेडिंग है 8.2.4 प्रोसेस ऑफ मॉडलिंग एंड इट्स एडवांटेज एंड लिमिटेशन। ऑफकोर्स कोई भी चीज़ 100% परफेक्ट नहीं होती है। फॉर्मुलेशन सबसे पहला चरण है किसी दी गई समस्या को गणितीय क्वेश्चन में कन्वर्ट करना, फॉर्मुलेट करना। ये सबसे डिफिकल्ट होता है, इसमें कई सारे ट्रायल्स लगते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, बहुत सारी रीडिंग ली जाती हैं, उसके बाद हम फॉर्मुलेशन करते हैं। तो पहला चरण है फॉर्मुलेशन। When trying to model real life situation, the first model is usually needs to be revised. It takes a lot of time. For example, न्यूटन की आपने जो नियम पढ़े हैं, गति के नियम, न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ये तीन जो इक्वेशन है जो आपको यूं ही रेडीमेड कट एंड राइट पेश की गई हैं, इसके लिए न्यूटन जी ने बहुत ही ज़्यादा श्रम किया होगा, बहुत सारे आंकड़े जुटाए होंगे। न्यूटन अराइव्ड एट दीज लॉज आफ्टर स्टडिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड द वर्क द साइंटिस्ट बिफोर हिम हैड डन। न्यूटन के नियमों के आधार पर ये पूरी फिजिक्स की दुनिया चलती है और ये आपके सामने जो प्रस्तुत किए गए ये मैथमेटिकल मॉडलिंग की ही उपज है। तो मैं यह कहना चाहूँगा कि सभी फिजिक्स केमिस्ट्री, ऑल फिजिक्स केमिस्ट्री रन्स ऑन मैथमेटिकल मॉडलिंग। केमिस्ट्री में आप देखेंगे बहुत चीज़ें हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, गैसियस इक्वेशंस, ये सभी मैथमेटिकल मॉडलिंग को ही मान के की जाती हैं। तो पूरी फिजिक्स केमिस्ट्री इस एक चैप्टर से निकलती है, आई कैन सेफली से। तो यहाँ पे गणित का झंडा ऊंचा होता है मैथमेटिक्स का, जो कि वस्तुतः एक टूल है साइंस को समझने के लिए। तो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल इंटरप्ले फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। फॉर्मुलेशन इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स सिमिलर टू फाइंडिंग कॉन्जेक्चर। कैसे कॉन्जेक्चर बनाते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके आधार पर कयास लगाते हैं कि ऐसा होता होगा। कुछ वैसा ही फॉर्मुलेशन में भी होता है, प्रॉब्लम को स्टेट करना, फिर वो फैक्टर ढूंढना जिसके आधार पर एक्चुअल वेरिएशंस हो रहे हैं, फिर उन फैक्टर्स को इग्नोर करना जो ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, आइडेंटिफाइंग द रेलेवेंट फैक्टर्स एंड इग्नोरिंग द इरेलेवेंट फैक्टर्स। ये फैक्टर्स को पहचानना ताकि प्रॉब्लम हमारी सिंपल से सिंपल रहे। जितने फैक्टर्स आप बढ़ाते जाओगे क्वेश्चन आपका मॉडल उतना कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। फिर मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन, जिसको हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन के रूप में हमने परसेंटेज को और ईयर्स को रखा। हमने मान लिया कि चलो मानते हैं कि स्टेडी वेरिएशन है, इसलिए एक लीनियर रिलेशनशिप होना चाहिए। इफ इट इज एन इक्वेशन देन एवरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय ए वेरिएबल इन द मैथमेटिकल इक्वेशन। अब इक्वेशन मिलने के बाद तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि फिलहाल हमने लीनियर इक्वेशन तक ही अपने काम को सीमित रखा है और लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना आपने कक्षा 7, 8, 9 में सीखा है। द्विघात समीकरण जब आएंगी तो शायद आप क्वाड्रेटिक मॉडलिंग भी समझ पाए, बट आई डोंट थिंक ये आपके सिलेबस में होगा आगे भी जाके। लीनियर मॉडल्स ही हैं तो उस पर ही फोकस करते हैं। फिर जो सोल्यूशन आएगा उसका इंटरप्रेटिंग, उसको समझना और वैलिडेशन कि अगर कुछ गलती है, if the mathematical solution do not match or it is absurd or realistically impossible, then we go back to formulation step and try to improve the model, जैसे हमने अभी परसेंटेज एनरोलमेंट वाले प्रश्न में किया।
हमने एरर को टोटल करके उसे रिड्यूस किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट चरण होता है जिससे अपने मॉडल को हम फाइन ट्यून करते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन मॉडलिंग दैट इज मिसिंग इन वर्ड प्रॉब्लम्स। तो आगे इसी को एक चित्र के रूप में दिखाया गया क्या चरण होते हैं। हमेशा वैलिडेशन जरूरी नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि हम किस लेवल की एरर से संतुष्ट हैं, कितनी गलती हमको बर्दाश्त है, हमारी टॉलरेंस कहते हैं इसको कितनी है। अलग अलग प्रश्नों में, अलग अलग सिनारियोज में टॉलरेंस ऑफ एरर अलग अलग होगी, तो उसके हिसाब से हम वैलिडेशन पे जाएंगे या नहीं जाएंगे। पहले फॉर्मुलेट किया, फिर सेकंड बॉक्स में सोल्यूशन निकाला, फिर उसको इंटरप्रिटेशन किया, फिर वैलिडेशन किया। ओके, द एम ऑफ मॉडलिंग इज टू गेट सम यूजफुल इंफॉर्मेशन अबाउट रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम बाय कन्वर्टिंग इनटू मैथमेटिकल क्वेश्चन। दिस इज स्पेशली यूजफुल व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल और वेरी एक्सपेंसिव और फिजिकली इम्पॉसिबल और लेबोरियस, लेबर इंटेंसिव। जब डायरेक्टली एक्सपेरिमेंट करना संभव ना हो या बहुत महंगा और मेहनत कश हो, तब हम मैथमेटिकल मॉडलिंग के द्वारा अपनी कक्षा में बैठकर ही कैलकुलेटर के प्रयोग से कर सकते हैं और एक फेयर अप्रॉक्सीमेशन निकाल सकते हैं। यह है एडवांटेज, इससे खर्चा बचता है और रियल एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम थोड़ा सा बैक ऑफ द एनवेलप कहा जाता है इसको, अंग्रेजी में फ्रेज है बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस, उसके आधार पर हम आगे बढ़ते हैं ताकि हमारे ज़्यादा रिसोर्सेज स्पेशली धन और मानव श्रम वेस्टेज ना हो। सपोज वी वॉन्ट टू स्टडी द करोजिव इफेक्ट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ मथुरा और रिफाइनरी ऑन ताजमहल। आप सभी जानते होंगे कि ताजमहल के पास मथुरा ऑयल रिफाइनरी है। उस रिफाइनरी से निकलने वाले एमिशंस की वजह से केमिकल रिएक्शन होते हैं और ताजमहल बना है मार्बल से, संगमरमर, जो कि भले ही एक मेटामॉर्फिक रॉक है जो सबसे हार्ड रॉक होती है, परंतु फिर भी उसमें कैल्शियम होने की वजह से वो एसिड रेन से करोड़ होती है और ताजमहल को बदरंग करती है, थोड़ा सा पीलापन आता है। इस वजह से चूंकि ताजमहल विश्व का एक अजूबा है जो हमारे देश की धरोहर है, उसको बचाने का प्रयास किया जाता है और इसे मॉडल करना जरूरी है कि एक्चुअली कितना करोजन हो रहा है। उस हिसाब से ऑयल रिफाइनरी से एमिशन कंट्रोल किस प्रकार किया जाए या उसका बहाव किस प्रकार चेंज किया जाए, आदि आदि। तो ये प्रयोग करना बड़ा खतरनाक है। ऑफकोर्स ताजमहल पर डायरेक्टली तो प्रयोग नहीं किया जाएगा, बहुत महंगा भी है और खतरा है इमारत के खराब होने का। तो उसका संगमरमर का मॉडल बनाकर अगर प्रयोगशाला में उसी लेवल की एसिडिटी वाले एमिशंस उस पर छोड़े जाएं और केमिकल रिएक्शंस को ऑब्जर्व किया जाए और कोई और इंट्रिकेट मैथमेटिकल मॉडलिंग या फिजिक्स केमिस्ट्री चला के देखा जाए, सो वी कैन यूज द स्केल डाउन छोटा फिजिकल मॉडल बना के कर सकते हैं, जो कि सस्ता भी होगा, फिजिबल भी होगा और काफ़ी हद तक एक्यूरेट होगा, एक फेयर अप्रोक्सीमेशन हो सकता है। एंड ऑफन वी हैव टू बी सेटिस्फाइड विद वेरी अप्रोक्सीमेट सोल्यूशंस। परफेक्शन के चक्कर में चीज़ें इम्पॉसिबल ना हो जाएं, ये भी गणित की एक ब्यूटी है। अगर प्योरली उसको मैथमेटिकल जिद पे आप अड़े रहेंगे तो हो सकता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आपको कैलकुलेशन करने पड़े। लेकिन यहीं पे आती है ब्यूटी ऑफ इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग में आप एक वर्केबल सोल्यूशन से सेटिस्फाई होना सीखते हैं, तो वी हैव टू बी सेटिस्फाइड विद अप्रॉक्सीमेट आंसर्स। दैट इज व्हाई आई सेड दैट दिस चैप्टर हैज रूट्स ऑफ इंजीनियरिंग। फॉर एग्जाम्पल, द मॉडल इक्वेशंस used in modeling weather are so complex that mathematical tools to find exact solutions are not available. Mathematical modeling saves cost of experiment especially for large scale projects. Simulation on computer, आपने शब्द सुना होगा। कंप्यूटर पे ग्राफिक्स की सहायता से कई काफ़ी फेयरली क्लोज सिमुलेशन बनाए जाते हैं। कंप्यूटर गेम्स भी एक्चुअली सिमुलेशंस ही होते हैं। रियल में तो गोली कोई नहीं चलाता, वहाँ पे अगर आपको गोली चलाने का ये फ़न लेने हैं, मज़े लेने हैं, तो आप कंप्यूटर गेम्स खेल सकते हैं। जो एक्चुअली कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं, एडवांस ग्राफिक्स, अब तो फ़ोन पे भी चलता है, वो दे आर नथिंग बट मैथमेटिकल मॉडल्स। एरोप्लेन फ्लाइंग सिमुलेटर्स विच आर यूज फॉर ट्रेनिंग पायलट्स आर नथिंग बट मैथमेटिकल मॉडल्स मेड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। काफ़ी दूर तक दायरा है इस चैप्टर का। A model should be simple enough to use. एक कोटेशन है ना, सिंप्लिसिटी इज द अल्टीमेट सोफिस्टिकेशन। एल वी कौन है पता कीजिएगा, किसने ये कोटेशन कहा है। हमेशा सरलीकरण जितना होगा उतना ही कोई कंसेप्ट ज़्यादा यूजफुल और पॉपुलर हो सकता है, अदरवाइज इट विल पेल इनटू इनसिग्निफिकेंस एंड इट विल बिकम अनयूजेबल और ऑब्सोलीट। कितना एक्यूरेट है, कितना ईजी टू यूज़ है। फॉर एग्जाम्पल, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन आर वेरी सिंपल, very powerful enough to model many physical situations.
अब कमियां क्या होती हैं? क्या ये हमारे सभी सवालों का जवाब है? नहीं। गूगल मैप्स में आपने कई बार परेशानियां झेली होंगी। कभी कभी वो गलत जगह ले जाता है, सही रास्ता या सही समय नहीं बता पाता। आफ्टर ऑल गूगल मैप एक कंप्यूटर प्रोग्राम है, एक मैथमेटिकल मॉडल है जो जियो स्पेशियल डेटा को यूज करके बनाया जाता है, लेकिन वो कई बार रियल टाइम चेंजेस को या एब्रप्शंस को इनकैप्चर नहीं कर पाता और हमें एरर मिलती है। जैसे यदि कहीं कोई सड़क पर गड्ढा गड्ढा खुदा है या रातों रात कोई सड़क धंस गई तो गूगल मैप आपको एरर देगा। किसी गली में अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है या कोई और ऑब्स्ट्रक्शन है जो रातों रात आ गया तो वहाँ पे मैथमेटिकल मॉडल आपको फेयर आंसर नहीं दे पाएगा। अब जैसे हमने ग्रॉस एनरोलमेंट परसेंटेज वाला क्वेश्चन किया, हमने मान लिया कि हर साल सतत रूप से इतनी वृद्धि हो रही है बच्चों के इनटेक की, तो हम मानते हैं कि एक विशेष परसेंटेज अटेन करने के लिए इस ईयर में हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा। लेकिन अभी आपने देखा होगा 4 साल पहले जो महात्रासदी कोरोना की आई थी, कोरोना एक ऐसी इवेंट थी जो जिसे किसी मैथमेटिकल मॉडल ने कभी कभी इमेजिन नहीं किया होगा। उस वजह से हमारे मैथमेटिकल मॉडल भी धराशायी हो जाते हैं और हमें वो लक्ष्य उस समय पर नहीं प्राप्त हो पाते हैं जिसकी हमने प्रेडिक्शन की थी एक लीनियरिटी के अजम्पशन के साथ। इस प्रकार हमारा मैथमेटिकल मॉडल पूरी तरह सही नहीं होता है, कुछ गलतियां कुछ कमियां हमेशा रह जाती हैं। We should only keep in mind that the model is only a simplification of a real world problem and two are not the same. ये एक सिंप्लीफिकेशन है, एक सरल एक वर्किंग सोल्यूशन है, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां हमेशा रह जाएंगी। एग्जैक्ट रूप से सिमिलर रियल लाइफ सिचुएशन को मैथमेटिक्स में मॉडल करना बहुत मुश्किल है। वी शुड अप्लाई द मॉडल ओनली विद इन लिमिट्स वेयर इट इज एप्लीकेबल। इन लेटर क्लासेस वील डिस्कस दिस एस्पेक्ट लिटिल मोर। कक्षा 10 में ये चैप्टर फिर से घूम के आएगा, तब इसकी हम बारीकियां और समझेंगे कहाँ कहाँ ये अप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो फिलहाल इतना ही था। इसका एप्लीकेशन है इश्यूज ऑफ गवर्नेंस एंड पब्लिक सर्विस, शिक्षा, स्वास्थ्य, ट्रैफिक की समस्या, इन सबों में हम इस्तेमाल करते हैं मैथमेटिकल मॉडल को। प्रपोर्शन ऑफ स्लो मूविंग व्हीकल को अगर आप देखना है जिससे आपका ट्रैफिक जाम की समस्या सीधे संबंधित है तो हम मैथमेटिकल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। एन ईजी अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन इज बेटर देन अनअटेनेबल एग्जैक्ट सोल्यूशन। परफेक्शन के चक्कर में रहेंगे तो कभी शायद कुछ मिले ही ना, तो हमको एक सिंपल और अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन से संतुष्ट होना ही बेहतर है। आगे ये समरी है और अब अंत में इसके एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होते हैं, बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री एंटायरली वर्क्स ऑन मैथमेटिकल मॉडल आई वुड से। गणित के इक्वेशन जो आपको फिजिक्स में नज़र आते हैं वो दरअसल मैथमेटिकल मॉडल हैं। प्रोजेक्टाइल्स पढ़ेंगे आप, प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन, बैलिस्टिक्स। बैलिस्टिक्स वो फील्ड है जिसमें हम गोली चलाने के बारे में पढ़ते हैं कि गोली जब चलेगी तो कहाँ से कहाँ लगेगी, और फॉरेंसिक्स में भी इसका इस्तेमाल होता है कि यदि घाव को देखकर पता किया जाता है कि गोली कितने दूर से चलाई गई थी और किस एंगल से मारी गई है। बैलिस्टिक्स कहते हैं इसको, शायद चेक कीजिएगा, अच्छा शब्द है। धीरे धीरे अंग्रेजी की शब्दावली भी इम्प्रूव करते चलें मैथमेटिक्स के साथ साथ। जैसा कि मैंने कहा था, अंग्रेजी और मैथमेटिक्स आपके करियर के टोल प्लाजा हैं जिनसे आप बच नहीं सकते। फ्लूइड डायनेमिक्स, द्रवों का प्रवाह जिसमें वायु भी आती है, एरोडायनेमिक्स कहते हैं। एरोप्लेन का मूवमेंट, पनडुब्बी का मूवमेंट, रॉकेट का मूवमेंट, मिसाइल का मूवमेंट, ये सभी पढ़ा जाता है मैथमेटिकल मॉडलिंग के आधार पर। मोशन ऑफ एरोप्लेन, हाई स्पीड फाइटर जेट्स जो शायद ध्वनि की गति से चलते हैं, जिनको मैक के रूप में लिखा जाता है, MACH, उन सब के लिए इंजीनियरिंग होती है, एरोस्पेस इंजीनियरिंग। उसमें आप पढ़ते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग के बहुत ही विस्तार से वृहद रूप को पढ़ते हैं। प्लानिटरी मोशन, ऑफ कोर्स अगर सैटर्न पे के बारे में पढ़ना है तो सैटर्न जा तो सकते ही नहीं, उसको पढ़ने के लिए मैथमेटिकल मॉडल बनाए जाते हैं कि यदि हम कोई प्रोब भेज रहे हैं जैसे मंगलयान, तो कब तक पहुंचेगा, कितने समय में लौटेगा, रास्ते में उसे क्या क्या बाधाएं मिलेंगी, किस प्रकार वो ग्रेविटी से जूझेगा। स्टडी ऑफ ग्रेविटी, पृथ्वी की ग्रेविटी पृथ्वी के अंदर जाए बिना और अंतरिक्ष में ग्रेविटी विभिन्न प्लैनेट्स पे जाए बिना, इसे पढ़ने के लिए मैथमेटिकल मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। ये आप फिजिक्स के क्लास 11-12 में पढ़ेंगे, सारा ये सब आता है क्वेश्चन। ऑफ कोर्स पृथ्वी के अंदर तो घुसना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमने एक्यूरेटली पढ़ लिया है इसको कि ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के कोर में या मैंटेल में किस प्रकार वेरी करता है और अर्थ के बाहर भी कैसे वेरी करता है।
आपने एस्केप वेलोसिटी के बारे में पढ़ा होगा, तो वो सब मैथमेटिकल मॉडलिंग है। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत आवेश के बारे में शायद कक्षा 12 में शुरू होता है, उसको पढ़ने के लिए मॉडल का इस्तेमाल किया जाता है। एक रूल होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये बहुत जगह आएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर, सॉलिड स्टेट, क्रिस्टल ज्योमेट्री, ये सब मैथमेटिकल मॉडल है। स्टडी ऑफ गैसेज, एक होती काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज, जिसमें गैस के अणुओं को या परमाणुओं को माना जाता है स्फेरिकल बॉल्स, और स्फीयर की ज्योमेट्री वहाँ लगती है। सॉलिड स्टेट्स में भी आपको स्फेरिकल ज्योमेट्री बहुत देखने मिलती है। 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का इस्तेमाल होता है कि क्यूब में कितने स्फीयर आएंगे, ये सब हमने पढ़ा था अभी पिछले ही चैप्टर में। तो मैथमेटिकल मॉडलिंग है। ये रूट्स ऑफ इंजीनियरिंग मैंने इसीलिए इसको कहा था। फिर इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र, गवर्नमेंट की बजट प्लानिंग, शेयर मार्केट फोरकास्ट, प्रेडिक्टिव एनालिसिस का बहुत इस्तेमाल होता है कि स्टॉक मार्केट किस प्रकार वेरी करेगा, और एक्सपर्ट इसमें जो होते हैं वो अच्छी भविष्यवाणी कर सकते हैं। पर्सनल फाइनेंस, रियल एस्टेट मार्केट, डेटा एनालिसिस बाय ई कॉमर्स कंपनीज विद हेल्प ऑफ एआई। ई कॉमर्स कंपनी जैसे स्विगी, जोमेटो, अमेजॉन के पास आपका सारा डेटा है कि आप कब क्या कितना ऑर्डर करते हैं। इसके आधार से वो आपको अलर्ट देता है, नोटिफिकेशन देता है कि अब ये आपका खरीदने का मन कर रहा होगा, या ये खरीदने का समय आ गया है, या आपने पिछले साल इसी समय ये प्रोडक्ट खरीदा था, उसका नया वर्जन आ गया है, या आपने जो पेजेस ब्राउज किए उसमें आपको इंटरेस्ट है। ये सब मैथमेटिकल मॉडल ही है वस्तुतः। दे आर ऑल नथिंग बट मैथमेटिकल मॉडल्स, जिसमें कंप्यूटर की सहायता से प्रेडिक्शन किया जाता है विद हेल्प ऑफ एआई। स्पोर्ट्स, प्लेयर्स करियर असेसमेंट, टीम सिलेक्शन, माइक्रो स्टडी ऑफ की प्लेयर्स। ऑस्ट्रेलियन टीम की खासियत है कि वो अपने विपक्ष खेमे के मेन प्लेयर्स के शॉट सिलेक्शन, बॉलिंग एक्शन, फील्डिंग प्लेसमेंट्स के बारे में बहुत क्लोजली स्टडी करती है। दैट इज़ वाई दे आर विनर्स। और इसमें वे मैथमेटिकल मॉडल का इस्तेमाल करते होंगे कहीं ना कहीं, आई एम वेरी श्योर, क्योंकि कई चीज़ें मैथमेटिकली मैपेबल होती हैं। स्टैटिस्टिक्स स्पेशली, कि कौन सा प्लेयर किन कंडीशन में अच्छा खेल रहा है, किस बॉलर के अधिक अगेंस्ट उसका एवरेज अधिक है, कब उसका स्ट्राइक रेट ज़्यादा है, ये सब आप देखिए आता है, डेटा के रूप में आता है। सबकी टेबल बनी रहती है, और किस ग्राउंड पे उसने अच्छा स्कोर किया है, किन कंडीशंस में, किस टीम के अगेंस्ट, किस बॉलर के अगेंस्ट उसने ज़्यादा छक्के मारे हैं, तो ये सब टैबुलेट हो सकता है, होता ही है। और इसके आधार पर स्पोर्ट्स में भी मैथमेटिकल मॉडलिंग का एप्लीकेशन होता है। तो ये बहुत ही सुंदर चैप्टर है, इसे आप ध्यान से पढ़ें और इसमें अच्छे नंबर लाएं। थ्योरी है, इसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होता है। आई डोंट नो कैलकुलेटर अलाउड है कि नहीं है, बट फिर भी ये उतना मुश्किल नहीं है। इसका कंसेप्ट समझें, जिससे आप मैथमेटिक्स को ज़मीन पर उतार पाएंगे और इसकी यूटिलिटी समझ पाएंगे। ऑफ कोर्स जब कोई कंसेप्ट आपको एप्लीकेबल नज़र आएगा तभी आप उसको पढ़ने की इच्छा रखेंगे, ये एक नेचुरल टेंडेंसी है। हम वो चीज़ सीखना चाहते हैं जो हमको उपयोगी लगती है या जिसका महत्व हमको समझ में आ जाता है। तो ठीक है, इस प्रकार ये चैप्टर यहाँ समाप्त होता है। मैथमेटिकल मॉडलिंग अपेंडिक्स 2 क्लास इज़ ओवर। आपकी ये पुस्तक यहाँ समाप्त होती है, एनसीईआरटी क्लास 9th मैथमेटिक्स इज़ ओवर। अब बचे हैं कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस, जिनको मैंने ओल्ड एनसीईआरटी की कुछ सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं 8-10 क्लास लूँगा। उसके बाद कोशिश करूँगा कि कक्षा 10 का सिलेबस इसी तर्ज पे शुरू किया जाए। पिछले हफ्ते हमने एक संवाद किया था जिसमें हमने बताया था कि इस पूरे 1 साल में किस प्रकार इस चैनल की प्रगति रही, क्या क्या कवर किया, क्या क्या डिलीवर किया, और जो जो कहा था उसके अनुसार कवरेज रहा कि नहीं रहा। तो सिलेबस पूरा हो गया है। दिस क्लास इज ओवर नाउ एंड वी विल नाउ मीट इन एक्स्ट्रा क्लासेस। गुड बाय।